तो मॉडर्न फिजिक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर ले रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। और ये जो एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से फिजिकल केमिस्ट्री 11th में भी रहता है। तो बहुत सारे आप फैक्ट्स और यहाँ पे टॉपिक्स देखोगे जो कि ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री 11th में आ जाते हैं। तो बहुत हद तक रिवीजन होगा, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी। तो इसमें जैसे एटम के कई सारे मॉडल दिए गए, बहुत सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए। तो जो एनसीईआरटी में जितना गिवन है उतना ही हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें। तो वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद द एटम्स। तो सबसे पहले जो मॉडल यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज़ थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो बहुत ही अर्ली स्टेज में इन्होंने मॉडल बनाया यहाँ पे 1898। और इन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एक क्लाउड की तरह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे के स्फेयर में। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर इम्बेडेड होते हैं, जगह जगह पर वो रैंडमली इम्बेडेड होते हैं एज ए पार्टिकल। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो तो पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा वाटरमेलन में उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, खरबूजे में तरबूजे में उसके जो बीज होते हैं, वो बीज जिस तरीके से इम्बेडेड रहते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इम्बेडेड है। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जिनको हम अभी आगे आने वाले समय में देखेंगे। जैसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एटम्स हैं वो उन एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है, उनसे निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस सभी वेवलेंथ एमिट नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही वेवलेंथ एमिट करते हैं, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर बाद में रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे गिराया गया, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारे एज इट इज़ निकल जाते हैं, उनमें कोई डेविएशन नहीं होता है। उनको भी यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जिसके वजह से ये जो मॉडल है ये मॉडल ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो कि 1911 में प्रपोज किया गया। तो रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे, गेगर एंड मार्सडेन। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पर इस पे टारगेट पे यहाँ पर एक तरीके से थ्रो किया गया, गोल्ड फॉयल टारगेट पे यहाँ पे थ्रो किया गया। इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो सेटअप यहाँ पर आपको दिखा रखा है। अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल रेडियोएक्टिविटी के थ्रू यानी किसी न्यूक्लियस से निकाले जाते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरीके से आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यह कोई अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में उनको एक नैरो होल से यहाँ पर गुजारा जा रहा है, जिससे कि एक नैरो बीम क्रिएट हो जाए, कॉलीमेटेड बीम क्रिएट हो जाए अल्फ़ा पार्टिकल की। और ये जो बीम है यहाँ पे, जो नैरो बीम है, वो गोल्ड फॉयल को टारगेट करती है, उस पर जाती है, और उस पर जाने के बाद में यहाँ पर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। बहुत सारा पार्ट तो जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाता है, उसमें किसी भी तरीके का कुछ डेविएशन नहीं आता है। लेकिन कई सारे अल्फ़ा पार्टिकल, यानी उनके नंबर भले कम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जो कि बिल्कुल सीधे वापस भी यहाँ पर रिटर्न बैक हो जाते हैं, 90 डिग्री पे डेविएट हो जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में डेविएट होते हैं। लेकिन अब वो डेविएट हो रहे हैं, तो ये डेविएशंस हमें दिखेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई गई है, जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और इसकी खासियत ये होती है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इन स्क्रीन्स को यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो कुछ फ्लैशेस क्रिएट होते हैं, लाइट फ्लैशेस कुछ क्रिएट होते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे अगर टकराया तो यहाँ पे फ्लैश क्रिएट होगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल जाकर टकराया है। यहाँ पर फ्लैशेस बहुत सारे क्रिएट हुए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सीधे निकल गए इसके अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से कई सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए रदरफोर्ड ने, जिनको हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो मेन बात यही है कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उन बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स में कोई डेविएशन नहीं आया, बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ थोड़े कम एंगल के साथ में डेविएट हुए, लेकिन बहुत कम कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बहुत ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए। 180 डिग्री का मतलब हो गया कि जस्ट बिल्कुल रिटर्न बैक हो गए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आए थे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक तरीके से ऐसे डायग्राम का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये नैरो यहाँ पर होल क्रिएट किया गया है, जहाँ से बीम निकला था पार्टिकल का, और ये एक तरीके से टॉप व्यू टाइप का है जहाँ पर इसको दिखाया गया है इसमें। तो अगेन सब कुछ वही सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो किस एंगल से यहाँ पर स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो
वो ग्राफ जब आप यहाँ पे देखोगे तो उस ग्राफ में देखिएगा कि बहुत कम एंगल यानी कि 0 डिग्री और इस तरीके के जो एंगल हैं इनसे स्कैटर्ड होने वाले डेविएट होने वाले पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। और जो ज़्यादा एंगल हैं थीटा, अगर मैं ज़्यादा यहाँ पर देखूँ तो थीटा ज़्यादा वाले के लिए जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो कम है। इसका मतलब ज़्यादा डेविएशन कम पार्टिकल का हुआ है और कम डेविएशन ज़्यादा पार्टिकल्स का हुआ है। एक फार्मूला जो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थीटा के साथ में क्या वेरिएशन उसको याद रखना है। तो ये n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हुए किसी एंगल थीटा से, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए कि 30 डिग्री से कितने यहाँ पर स्कैटर्ड हुए तो मैं थीटा को 30 डिग्री यहाँ पुट कर दूंगा। मुझे अगर चाहिए कि यहाँ पे 45 डिग्री से कितने स्कैटर्ड हुए तो मैं थीटा को यहाँ 45 रख दूंगा। तो कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ मैंने देखा है कि कुछ यहाँ पर इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ख़ास करके प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप ये इसमें ध्यान रख सकते हो कि जो एन थीटा की वैल्यू है दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको ध्यान रखेंगे। और ये थीटा बाई 2 है। थीटा यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल है कि कितने एंगल से जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्कैटर हो रहा है। अगर वो सीधा उसी डायरेक्शन में वापस हो गया तो हम बोलेंगे 180 डिग्री से स्कैटर हुआ है। अगर वो सीधा निकल गया तो 0 डिग्री से हुआ है। और अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो 90 डिग्री से स्कैटर हुआ है। तो इस तरीके से अगर मुझे किसी स्कैटरिंग के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि कितने एंगल से स्कैटरिंग, कितने पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई है इस पर्टिकुलर एंगल से, तो उसके लिए वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कुछ कंक्लूजन थे, जो की पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। तो ये सब कुछ ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, यहाँ पे जस्ट उसका रिवीजन है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने देखा था कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल तो एज इट इज़ निकल जाते हैं और बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि डेविएट हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 180 डिग्री से भी डेविएट हो रहे हैं, यानी कि बहुत उन पे लार्ज फोर्स लग रहा है, लार्ज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वापस लौट भी गए। तो बहुतों को इसका मतलब फोर्स का एहसास नहीं हुआ, और फोर्स का एहसास कुछ कम ही पार्टिकल्स को हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको फोर्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा उन पर। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि जो सब कुछ यहाँ पर है उस आइटम का वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, अगर उसके आसपास से गुजरेगा तब ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और इस स्मॉल वॉल्यूम को बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ये भी एक इसकी फाइंडिंग थी यहाँ पर। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट सो द मेजोरिटी ऑफ द एटम इज़ होलो, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ एटम है वो होलो है, जो बहुत सारा जो मास है वहाँ पर उस एटम का वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, और जहाँ पे वो कंसंट्रेटेड है वो हाईली डेंस है क्योंकि बहुत सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। न्यूक्लियर फेज में हम देखेंगे कि उसके जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि एक बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर ऑलमोस्ट एटम का सारा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास खास होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ खास मास नहीं होता है, लेकिन सारा का सारा मास ऑलमोस्ट एटम का वहीं पे कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। तो बहुत छोटे से वॉल्यूम में यहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। किस ऑर्डर की डेंसिटी होती है सब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस के लिए कि सपोज यहाँ पे ये गोल्ड न्यूक्लियस है और इस पर जो चार्ज है वो इसका एटॉमिक नंबर और ई को मल्टीप्लाई कर दो इतना चार्ज होगा, और सपोज यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल है, तो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो यहाँ पे 2e के बराबर होता है। दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, चार्ज इज इक्वल टू 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, तो चार्ज प्लस 2e के बराबर हो जाएगा। और सपोज इसको प्रोजेक्ट किया गया टूवर्ड्स दिस गोल्ड न्यूक्लियस, तो गोल्ड न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिस अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर जेड नंबर बड़ा होता है इसका, तो ये कहीं जाएगा नहीं, ये इसको आप ऑलमोस्ट यहाँ पे फिक्स मान के चलो। और एग्जैक्टली इस तरह के कई सारे सिचुएशंस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रखी है। तो सपोज मान लीजिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो k है, और मुझे निकालना है कि यहाँ पर जब ये, क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये वापस से टर्न लेगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो जहाँ पर ये रुकेगा, मान लीजिए यहाँ कहीं जाकर के ये अल्फ़ा पार्टिकल रुक गया और उसके बाद में ये वापस टर्न हो गया, तो यहाँ पर इससे काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से क्या हो जाएगी 0, और हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन का हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए।
तो वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, के फाइनल प्लस यू फाइनल, दिस इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल. आई एम अज्यूमिंग दिस अल्फा पार्टिकल इज कमिंग अलॉन्ग दिस लाइन जॉइनिंग द टू, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग यहाँ पे चल के आ रही है. तो के फाइनल 0 हो गया है. यू फाइनल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यू फाइनल इज 1/4πε0. ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर होता था, तो यहाँ पर ये ZE इंटू 2E डिवाइडेड बाय ये आर मिनिमम. के इनिशियल के और यू इनिशियल को हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं. हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था इनके बीच में, तो यू इनिशियल वॉज 0. अगर हमें इनिशियल डिस्टेंस दिया हो तो वो रख सकते हैं, फिर अदरवाइज में हम यहाँ पर, तो ये जो आर मिनिमम का आंसर आ रहा है वो आर मिनिमम का आंसर यहाँ पर हो जाएगा. तो इट इज़ ये 2 और यहाँ पर ये 4, तो ये कैंसिलेशन कर सकते हैं इसमें, तो नीचे 2 बच जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय 2πε0 इंटू के. ठीक है, आर तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू का. इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं शॉर्ट कमिंग्स इन रदरफोर्ड मॉडल. तो रदरफोर्ड मॉडल कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उसे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर उससे एमिट होंगे तो उसकी एनर्जी फिर डिक्रीज होगी. इट्स एनर्जी शुड डिक्रीज देन एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. तो डिक्रीज होती जाएगी और वो सर्कुलर पाथ के बजाय स्पाइरल पाथ पे चलना चाहिए और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, इस तरीके का नहीं होता है. हमें पता है कि वो घूमता रहता है उसके चारों तरफ. इस तरीके का अगर ऐसा होता तो फिर एटम स्टेबल ही नहीं होता. तो एटम की स्टेबिलिटी जो है इस तरीके से खतरे में पड़ जाएगी, जिसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फिर एटम स्टेबल क्यों है. फिर तो एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब है कि उससे जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, एटम से रेडिएशंस जो भी निकल रहे हैं उनको जब देखा गया तो उन रेडिएशंस के जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ कंटिन्यूअस नहीं थी. कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि मिनिमम वेवलेंथ इतनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी है, तो उस मिनिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में हर एक वेवलेंथ प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए. जैसे अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसमें, सपोज लैम्डा, और यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है नंबर, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन किस वेवलेंथ के निकले. ठीक है, नंबर से मतलब है यहाँ पर इंटेंसिटी का. तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का हो सकता था कि भाई ठीक है, इस वेवलेंथ के फोटोन कम निकले, इस वेवलेंथ के फोटोन ज़्यादा निकल गए, इस वेवलेंथ के फोटोन थोड़ा ज़्यादा निकले, इसके कम निकले, इसके कम निकले, इस तरीके से आना चाहिए. तो एक मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है और यहाँ कहीं पे सपोज ये लैम्डा मैक्सिमम है, तो इस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए. लेकिन जब ग्राफ इस तरीके के बनाए गए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ग्राफ बिल्कुल अपोजिट ही आए. ग्राफ यहाँ पर जो आए वो कुछ इस तरीके के आए कि जब यहाँ पर इनको प्लॉट किया गया तो ये एक वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मिली उस ग्राफ के अंदर, ये इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा. फिर उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं, यहाँ पे कोई वेवलेंथ नहीं मिल रही है. फिर अचानक से यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पाइक मिल गया. फिर उसके बाद में जो ये कुछ वेवलेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्पाइक मिल गया. तो अब ये जो वेवलेंथ है लैम्डा वन मिला, उसके बाद लैम्डा 2 मिला डायरेक्टली, फिर लैम्डा 3 मिला यहाँ पर डायरेक्टली, सभी वेवलेंथ्स नहीं मिली. तो ये जो इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि लैम्डा 1 के बाद में अब आपको डायरेक्टली लैम्डा 2 मिल रहा है, लैम्डा 3 मिल रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस बोल दो या लाइन स्पेक्ट्रा बोल दो कि यहाँ पर ये लाइनें मिल रही हैं. सिर्फ मेरे को एक लाइन ये मिल गई, फिर एक लाइन लैम्डा 2 की मिल गई, फिर एक लाइन लैम्डा 3 की मिल गई मेरे को यहाँ पर. और ये जो ग्राफ है दिस इज कंटिन्यूअस, कि एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लैम्डा की सारी वैल्यू को ये अचीव करेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ फोटोन होंगे जो इस वेवलेंथ के भी होंगे, कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो इस वेवलेंथ के भी होंगे, हर तरीके के फोटोन ये एमिट करेगा एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में. लेकिन इस तरीके का पाया नहीं गया, जो पाया गया वो इस तरीके का पाया गया, ये नहीं पाया गया. तो जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर अपने रेडियस को कम कर रहा है, और वो क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर में अपने रेडियस को कम कर रहा है, तो कंटिन्यूअस मैनर में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने चाहिए थे
और बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के या कंटिन्यूअस वेवलेंथ के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कुछ और ही कहानी बता रहे थे यहाँ पे, और रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो कुछ ये बता रही थी। तो अगेन यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गई, तो इस लिमिटेशन की वजह से यहाँ पर इस मॉडल को भी ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि 1913 में आया। ये जो मॉडल था, दिस मॉडल इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजनिक और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब हाइड्रोजनिक या हाइड्रोजन लाइक एटम्स किसको बोलते हैं? तो जिसमें एक न्यूक्लियस तो हो ही, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बस एक ही हो, 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो। जैसे हाइड्रोजन एटम, उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर हीलियम प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक निकल गया तो हीलियम प्लस हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। लिथियम प्लस 2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। तो इस तरीके के जो भी सिस्टम्स होंगे उनके लिए ही ये मॉडल अप्लीकेबल होगा। इसमें बोर्स के अब जो पोस्टुलेट्स थे, तो उसने अपने हाइपोथेसिस दी थी, पोस्टुलेट्स दिए थे। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे उनको देखते जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब बोर ने प्रूफ नहीं किया था, बस उसने ये पोस्टुलेट या थ्योरेटिकली बता दिया था कि इस तरीके का होना चाहिए। तो नंबर 1 यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट्स। इन दिस ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग्स वहाँ पे आ रही थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि भाई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने होंगे, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है। सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है यहाँ पे लगातार। तो पहले ही पोस्टुलेट में बोर ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऐसे वैसे ऑर्बिट में नहीं घूमता है। जिस ऑर्बिट में वो घूमता है वो एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, और स्टेबल का मतलब है कि उसमें उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता ही नहीं है इस तरीके के स्टेबल ऑर्बिट में। तो यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कुछ ही ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनमें वो घूम पाएगा, जिनको आप स्टेबल बोल पाओगे। इसके अलावा और कोई स्टेबल ऑर्बिट उनके अलावा नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होंगे, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एज लॉन्ग एज कि वो उसके अंदर वहाँ पर घूम रहा है। फिर उसका सेकंड पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन। अब किस चीज़ का क्वांटाइजेशन? इन दिस स्टेबल ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है यहाँ पे, और क्वांटाइज जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ का इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे अगर मैं फोटोन के लिए बोलूँ कि लाइट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, एच न्यू के पैकेट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस चार्ज के लिए बोल देते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि n इंटू ई होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन किसका? h/2π, वेर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2π इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब n/2π। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू nh/2π, और इसको आप mvr के बराबर भी लिख सकते हो सर्कुलर मोशन के लिए। और n यहाँ पर उसका ऑर्बिट नंबर या क्वांटम नंबर आप कह सकते हो, और n की वैल्यू फिर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर n की वैल्यू हो जानी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ n इज़ लाइक 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा यहाँ पर ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स एमिट रेडिएशंस ओनली व्हेन। तो जब तक वो एक सर्कुलर ऑर्बिट जो कि स्टेबल ऑर्बिट है उसमें घूमता रहता है, तब तक वो रेडिएशंस एमिट नहीं करता है। रेडिएशंस तभी एमिट करता है व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टेट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स का मतलब है किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो जिसकी एनर्जी कम है उसको हम बोल देंगे लो एनर्जी लेवल, उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसको बोल देंगे हाई एनर्जी लेवल, उससे और ज़्यादा होगा तो उसकी कंपेरेटिवली वो हाई एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल दिखा रखे हैं, N1 N2। तो N2 इज़ हायर एनर्जी लेवल और N1 यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल है। तो ये रेडिएशंस तभी एमिट करता है जब ये हायर एनर्जी लेवल से, यानी यहाँ पर इसकी एनर्जी हाई है और हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है, ट्रांजिशन करता है इन लोअर एनर्जी लेवल। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी उससे कम एनर्जी यहाँ पर है, तो एनर्जी का लॉस हो गया। अब वो लॉस किस में चला गया? तो लॉस एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चला गया, और वो रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में होते हैं, एच न्यू। उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, सर्टेन एनर्जी होगी इस फोटोन की। तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? तो इन दिस ट्रांजिशंस ऑफ फोटोन इज एमिटेड, the energy of which is equal to the energy difference of the energy levels involved in the transition। तो इस ट्रांजिशन में ये जो 2 लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनकी एनर्जी के बीच में ये जो डिफरेंस है, N2 की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो हाई एनर्जी लेवल है, तो इनकी एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट होगा,
और अगर उसके लिए अगर मैं लिखूं तो उसकी एनर्जी को आप एच न्यू लिख सकते हो और इसका यूज़ करके आप फ्रिक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो या फिर फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मुझे EN2 और EN1 की वैल्यू पता हो तो मैं डिफरेंस वहाँ पर उसका ले लूँगा। तो जो भी फोटोन आएगा वो इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी वाला होगा यहाँ पर, एंड दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू। तो बोर ने तो किसी भी तरीके का कोई प्रूफ और ये सब नहीं दिया, उसने तो बस अपने पोस्टुलेट और हाइपोथेसिस दे दिए। बाद में डी ब्रॉगली ने बोर का जो पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन वाला उसको अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया। तो डी ब्रॉई या डी ब्रॉगली जो भी है, तो इसने ये बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट कैन बी सीन एज अ पार्टिकल वेव। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल, एक वेव के फॉर्म में उसको देखना चाहिए एज ए पार्टिकल वेव, ठीक है। और देर इज एनालॉगी बिटवीन स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड इलेक्ट्रॉन एज ए वेव इन दिस ऑर्बिट्स। तो उसने बोला कि जो स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पे बनती है और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है एज ए वेव, इनमें एनालॉगी है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है। और स्टैंडिंग वेव में होता क्या है, स्टैंडिंग वेव जैसे मैंने स्ट्रिंग पे यहाँ पर दिखा रखी है, स्टैंडिंग वेव में आपको पता है कि कुछ सर्टेन वहाँ पर फ्रिक्वेंसी के साथ में, अगर एक गिवन सिस्टम है तो सर्टेन फ्रिक्वेंसी से ही वहाँ पर और सर्टेन मोड्स में वहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो सकती है। जैसे ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, तो ये सर्टेन फ्रिक्वेंसी से होगा। और अगर आप कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी ले आओ तब नहीं होगा। तो सर्टेन फ्रिक्वेंसी, सर्टेन एनर्जी से यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनती हैं। और उसमें जब वेव चलती है तो वो बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे वेव गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, तो जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ से यहाँ तक λ/2, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक λ/2, तो बैक एंड फोर्थ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लैम्डा के बराबर। अगर सेकंड मोड में वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, तो बैक एंड फोर्थ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे 2 लैम्डा के बराबर। तो जब भी यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है तो जो बैक एंड फोर्थ डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाता है। यहाँ लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, अगली बार 3 लैम्डा हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फॉर्म्स स्टैंडिंग वेव इन दी ऑर्बिट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस। तो इस केस में जो हम डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रहे हैं वो सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट हो जाएगा। और सर्कमफेरेंस को आप यहाँ पे 2πr लिख सकते हो। तो 2πr, फिर इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और लैम्डा को डी ब्रॉई जो आपका हाइपोथेसिस होता है उससे h/p के बराबर लिख लेंगे। p हो जाएगा मोमेंटम विच इज़ mv। अब आप 2πr और ये जो लास्ट वाला है इसको देख लो, तो mv और mv को आप इधर ले आओ तो mvr हो जाएगा, 2π को उधर ले जाओ तो mvr इज इक्वल टू h/2π। तो एक तरीके से एक फॉर्मल यहाँ पर ये प्रूफ हो गया यूजिंग डी ब्रॉई हाइपोथेसिस। जो क्वांटाइजेशन रूल है बोर्स का, उसको हमने प्रूफ कर लिया इसमें। और कुछ डायग्राम भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये फोर्थ बोर ऑर्बिट में, एन यहाँ पर ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर, क्वांटम नंबर की किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर फोर्थ वाले में घूम रहा है तो 4 वेवलेंथ कंप्लीट हो रही होंगी। तो दिस इज़ 1, फिर दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। इसी तरीके से अगर वो n इज इक्वल टू 8 में है तो 8 इस तरीके की वेवलेंथ यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड टू द रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिक्स हैं कि इलेक्ट्रॉन को कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव करना है। तो उन सर्टेन ऑर्बिट्स की ऑब्वियसली कि कुछ खास रेडियस होगी, वेलोसिटीज़ होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो लेट अस सी दैट कि कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस कहाँ से आएंगी। तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसमें हम यहाँ पर इसको फिक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहाँ पे फिक्स है क्योंकि ये बहुत ही हैवी है एक तरीके से यहाँ पर, तो इट इज़ फिक्स्ड। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है प्लेनेटरी मोशन की तरह, जैसे अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कुछ ऐसा बोर्स ने अपने हाइपोथेसिस में भी लिखा था कि प्लेनेटरी मोशन टाइप का है यहाँ पर ये। तो ठीक है, ये फिक्स है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस mv²/r दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे k लिख रहा हूँ, आप 1/4 एप्सिलॉन भी लिख सकते हो इसको। तो k ZE ये हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज, Z एटॉमिक नंबर हो गया उसका, इनटू E डिवाइडेड बाय दिस r²। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाती है। और जो सेकंड इक्वेशन बनती है यहाँ पर इसमें, वो बनती है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से। तो जो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम है mvr,
दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन दोनों का यूज़ करके, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं वेलोसिटी एंड रेडियस, तो वेलोसिटी एंड रेडियस आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो वेलोसिटी एंड रेडियस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेडियस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो रेडियस किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वो देख लेते हैं। तो nth बोर ऑर्बिट के लिए रेडियस की कैलकुलेशन, तो रेडियस की कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से इसमें जा सकते हो कि यहाँ से आप जो सेकंड इक्वेशन उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ रेडियस और उसको फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में एक r यहाँ पर ऑलरेडी वैसे कैंसिल हो रहा है, एक r और यहाँ पर आर स्क्वायर थे, कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो v इज़ इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से जो v है वो हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर। इस v को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, तो उससे रेडियस का आंसर मिलना चाहिए फिर यहाँ पर इसमें। तो m v स्क्वायर अगर आप यहाँ पे करोगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। एंड हियर इट इज़ k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो r यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसमें तो एक r आप कैंसिल कर लो तो एक सिंगल r बच गया। तो इससे आप r की कैलकुलेशन अब यहाँ पर कर पाओगे। तो r का जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट एक्सप्रेशन इज n स्क्वायर, यहाँ पर एक m है, यहाँ पे m स्क्वायर है तो उसको भी आप कैंसिल करके चलो यहाँ पर। तो दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k ZE स्क्वायर इंटू m। ठीक है, तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कई सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि फिक्स है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सब फिक्स है, k फिक्स है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज़ को पुट कर दो, इसमें पहले एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टर्म्स को बाहर निकालता हूँ जो वेरिएबल है। जैसे n वेरिएबल होगा, डिफरेंट एटम्स लेंगे तो z वेरिएबल होगा यहाँ पर इसमें, तो इनको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k E स्क्वायर, और यहाँ पर m को भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो m, और बाकी जो हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स हैं वो हैं इसमें n स्क्वायर बाई z। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इधर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इन सभी की वैल्यूज फिक्स है। यहाँ पर मास का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मास को मैंने यहाँ पे अलग से इसलिए दिखा रखा है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ वही रहता है, लेकिन हाइपोथेटिकली या फिर कोई दूसरा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन की जगह पे ले आते हैं और बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल है वो बोर्स मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो आपको रेडियस वगैरह निकालनी पड़ती है उसमें। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते हो अगर आपको उस पार्टिकल का मास पता हो और सपोज वो उस पर जो चार्ज है मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन बस मास ही अलग है, ओनली मास इज़ डिफरेंट। तो अगर सिर्फ उसका मास डिफरेंट है तो आप यहाँ पर देखो कि मास कहाँ पे आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मास चेंज करते हैं तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तब। इसीलिए मैंने मास को यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि मास कहाँ पर आ रहा है इसमें। तो फिलहाल अभी हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म की वैल्यूज़ को अगर हम रख दें इसमें, तो रेडियस का एक्सप्रेशन जो बनता है वो 0.529 मल्टीप्लाइड विथ n स्क्वायर बाई z। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इसमें इसका बन जाएगा। तो 0.529 n स्क्वायर बाई z, और इससे जो आंसर आएगा वो आएगा एंगस्ट्रम में। इसका भी ध्यान रखना है, एंगस्ट्रम में आंसर आएगा। या फिर इसको समटाइम्स इसमें ऐसे भी लिख लेते हैं कि सम r0 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रम, या जिसमें भी लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। तो r0 की वैल्यू 0.529 हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसमें ये जो r0 है, इस r0 को यहाँ पर बोलते हैं, दिस r0 इज नोन एज फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, r0 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। क्योंकि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है z और n दोनों 1 हो जाए, तो z और n अगर दोनों 1 हो जाएंगे तो r कितना हो जाएगा 0.529, उसी को r0 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो r0 इज 0.529। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, या सिंपली इसको बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बोहर्स रेडियस। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे आपको याद रखना होगा। ये जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है एन एच और इन सब के टर्म्स में, तो ये भले आप याद मत रखो, लेकिन ये जो वैल्यूज़ के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ रहा है
और एन और जेड पे ये एक्सप्रेशन कैसे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ पे आ रहा है, इसका आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं जहाँ पर इनका वेरिएशन पता होना चाहिए कि एन और जेड के साथ में वेरिएशन किस तरीके से होगा। तो रेडियस कैलकुलेट करने के बाद में हमने जो यहाँ पर ये v का एक्सप्रेशन पुट किया था, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πm इंटू आर। अगर आप r की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उस r की वैल्यू को अगर आप इसमें रख दो तो रखने के बाद में v का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2πk ए स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय h इंटू एन। तो इसमें z और n को आप अलग यहाँ पे निकालो, तो z और n को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो z और n को सेपरेट कर सकते हैं इसमें, तो 2πk ए स्क्वायर डिवाइड बाई h z बाई n। और इधर ये जो पूरी क्वांटिटी इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद में ये 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, ये फैक्टर आ गया z बाई n, और इससे जो आंसर आ रहा है वो मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। तो अगेन आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना होगा कि वेलोसिटी में यहाँ पर z और n किस तरीके से आते हैं, z और n पे किस तरीके से वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो दिस एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखने होंगे। और इसमें आप देख लो कि मास नहीं बन आ रहा है, यहाँ पर इसमें मास से एक तरीके से इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। रेडियस में मास नीचे आ रहा था वहाँ पर, और वेलोसिटी में जो मास है वो आ ही नहीं रहा। तो इसके बाद एनर्जी से रिलेटेड एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ पे इसके टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा K प्लस E। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमको पता है कि दिस इज सिंपली हाफ mv स्क्वायर। और अगर मैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन अगर उसका यूज़ करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन से आ रहा था कि mv स्क्वायर बाई आर दिस इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो mv स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा k ZE स्क्वायर बाई आर। तो हाफ पहले से आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k ZE स्क्वायर। अब इस k और उस k में कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर k के साथ में एक e भी यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ke लिख देता हूँ इसको। तो दिस k इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। रेडियस का एक्सप्रेशन यहाँ पर रख के आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से निकाल सकते हो। इसके बाद में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने सीखा हुआ इसका यूज़ कर लेंगे। तो दो चार्जेस के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है यहाँ पे, तो K Q1 Q2 और इनके बीच में जो गैप है वो आ जाता है यहाँ पर इसमें। तो उसी का यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा फिर। तो ये हो जाएगा माइनस k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो यहाँ पर उससे फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू k प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी k ZE स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस k ZE स्क्वायर बाई 2r। तो आप सभी का यहाँ पर एक तरीके से वेरिएशन देख लो, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है, अगर आप दोनों के एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो तो k ZE स्क्वायर बाई 2r, k ZE स्क्वायर बाई 2r, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का साइन आ रहा है। और यहाँ पर माइनस का साइन आना ये बताता है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से बाउंडेड है, बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होकर के सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल E इज नेगेटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरीके से न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन में बाउंड होकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, उसके टोटल एनर्जी यहाँ पर इसमें नेगेटिव आ रही है। और अगर आप इनको कंपेयर करो, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी को अगर आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करके आप इस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर इनके लिए लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस। जैसे मान लीजिए टोटल एनर्जी यहाँ पर ये, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या करना पड़ेगा कि माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पर मॉड लगा के लिख दूँ इसमें, तो मॉड लगा के अगर आप लिखो तो E का जो मॉड है दिस इज इक्वल टू, अब K पे तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, मॉड U बाई 2। और एग्जैक्टली इसी तरीके का जो था वो ग्रेविटेशन में भी आया था। ग्रेविटेशन में अगर आप देखो तो वहाँ पे सैटेलाइट का जो मोशन हो रहा था चारों तरफ,
किसी प्लेनेट के चारों तरफ जो सैटेलाइट का मोशन होता था उसमें भी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इसी तरीके का रिलेशन आया था। और जब भी फोर्स 1/r² वाला होगा, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पे जो एक तरीके से सर्कुलर मोशन करवाने वाला जो फोर्स है वो k/1q/r² वाला फोर्स है, कूलम फोर्स है। वहाँ पे सैटेलाइट के केस में g/m1m2/r² वाला फोर्स था, तो बस वहाँ पे g और मास था, यहाँ पे k और चार्ज है। तो जब भी 1/r² वाला फोर्स होगा आप देखोगे हमेशा इसी तरीके का रिलेशन आएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन ऑलवेज होल्ड्स फॉर फोर्सेज ऑफ द नेचर 1/r²। अगर 1/r² जैसा फोर्स है तो इसी तरीके का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस रिलेशन holds for forces with inverse स्क्वायर लो। इन्वर्स स्क्वायर लो का मतलब है कि फोर्स 1/r² की प्रोपोर्शनल, फोर्स प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जो भी ऐसे फोर्सेस होंगे तो उनसे जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हमेशा इसी को फॉलो करेंगे कि mod E = k = mod u/2। तो अब तक हमने एनर्जी के एक्सप्रेशन, रेडियस और वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस निकाल लिए। अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर आप इसमें r की वैल्यू पुट कर दो तो r की वैल्यू पुट करने के बाद में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एनर्जी एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू 2π² k² e⁴m z² डिवाइडेड बाय दिस इज h² n²। ठीक है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिलेशन आ रहा है। थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर इस रिलेशन को और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो और यहाँ पे z और n किस तरीके से आ रहे हैं वो देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2π² k² e⁴m डिवाइडेड बाय ch³। इसका मतलब ch से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c × h से, तो c × h से फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, मल्टीप्लाई डिवाइड, और z² को बाहर निकाल लिया। तो z² को यहाँ से बाहर निकाल लिया। ये जो क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है, दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं r से, और r को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो दिस इज -r/ch z² की जगह अगर सारी वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाता है -13.6 z²/n²। तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में याद रख सकते हो, E = -13.6 z²/n²। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हो जो R हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो R यहाँ पर क्या है, R इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। और R की जो वैल्यू होती है, R की वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरीके की होती है, 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स में होता है यहाँ पे R। और कई बार हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को नियरली 10⁷ भी ले लेते हैं, तो 10⁷ मीटर इनवर्स। यहाँ पे जो RCH है, ऑब्वियसली कि इस RCH के जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर ये जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, इसका ध्यान रखेंगे, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो RCH यहाँ पे आ रहा था, RCH को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो RCH एक तरीके से 13.6 के बराबर होगा। तो RCH इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको जूल में लिख दो यहाँ पे, तो जूल में ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ये जो RCH होता है, इस RCH को बोलते हैं 1 रिडबर्ग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड 1 रिडबर्ग एनर्जी। क्योंकि z = 1 और n = 1 रखते हैं तो उसमें आता है यहाँ पर, तो दिस इज 1 रिडबर्ग एनर्जी, इसको बोलते हैं 1 रिडबर्ग एनर्जी। तो 1 रिडबर्ग एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2.18 × 10⁻⁻18। और जो एक्सप्रेशन हमारा एनर्जी का आ रहा है उसमें मास यहाँ पे किधर की तरफ आ रहा है वो आप यहाँ पर देख लो। इसमें मास ऊपर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मास बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ेगा, लेकिन एक माइनस भी है, तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। रेडियस में भी वही है, मास अगर आप बढ़ाओगे तो रेडियस कम होगी। तो मास बढ़ाने से रेडियस भी कम होती है और मास बढ़ाने से जो एनर्जी वो भी कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव साइड में चली जाती है।
तो जितने भी ये सारे फार्मूलेज हैं वो फार्मूलेज बढ़िया से हमें याद होने चाहिए और पूरे कोफिशिएंट्स के साथ में याद होने चाहिए कि रेडियस में 0.529 आता है, वेलोसिटी में 2.18 इंटू 10⁶ आता है, फिर इसी तरीके से जो एनर्जी है उसमें 13.6 आता है यहाँ पे। तो सब कुछ यहाँ पर इसमें याद होगा, तभी हम क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। और कुछ एक एनर्जी लेवल्स मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखे हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 अगर आप इसमें पुट कर दो और z इज इक्वल टू 1 पुट कर दो हाइड्रोजन के लिए तो 13.6 आ जाएगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो z तो 1 ही रहेगा हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर n इज इक्वल 2 का मतलब फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा और 13.6 बाई 4 3.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लेवल्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर इसमें। और क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू है, इसका मतलब एनर्जी लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी इसमें। इनको हम बोलेंगे दिस आर हाइयर एनर्जी स्टेट्स। और ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, हमें बार बार इस फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में डेटाज जो होते हैं डायरेक्टली गिवन होते हैं, उन डेटाज को देख करके तुरंत हमको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा लेवल है, किधर की तरफ वो लेवल है। तो ये सब बिल्कुल एकदम डायरेक्टली याद होने चाहिए। एटलीस्ट ये जो 5 लेवल्स हैं, इन 5 लेवल्स के तो बिल्कुल डायरेक्टली याद होने चाहिए। और फिर उसके बाद में ये तो याद होने ही चाहिए, इसके साथ साथ जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस भी याद होने चाहिए। जैसे 2 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10.2 है, 3 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.89 है यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है 0.66 0.31 ये डिफरेंसेस हैं। और आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस लगातार घटते जा रहे हैं, इसीलिए जो यहाँ पर लेवल्स हैं वो थोड़े नज़दीक नज़दीक ड्रॉ किए गए। जैसे 1 और 2 के बीच में गैप ज़्यादा दिखाया गया, 2 और 3 के बीच में गैप और कम हो गया, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में गैप और कम हो गया, 4 और 5 के बीच में जो गैप है वो गैप यहाँ पर और भी कम हो गया इसमें। तो गैप लगातार यहाँ पे कम होते जाते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गैप है वो श्रिंक करते चले जाते हैं। अगर मैं इन्फिनिटी तक जाऊँगा यहाँ पे तो गैप्स बहुत ही कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डिफरेंस उनमें बहुत कम होता चला जाएगा। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ये जो गैप्स है तो पता याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे 1 से 3 का गैप भी हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 12.09 है, 1 से 4 का गैप 12.75, 1 से 5 का गैप 13.06, 2 से 3 का गैप 1.89, 2 से 4 का गैप 2.55। जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं इस डायग्राम में वो सारी वैल्यूज़ सब कुछ पूरा याद होना चाहिए, तभी जा कर के क्वेश्चंस का हमें आइडिया मिल पाएगा, क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और हो सकता है कि हम क्वेश्चंस ना भी कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इनको डायरेक्टली याद रखें। डायरेक्टली याद रखने से वी कैन टेकल दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशंस ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने जो बेसिक कैलकुलेशंस है वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया, वो कैलकुलेशंस कर लिए हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कई बार एंगुलर वेलोसिटी बोल देता है तो एंगुलर वेलोसिटी v/r हो जाएगा। vn और rn का मतलब है कि nth ऑर्बिट में वेलोसिटी और rn का मतलब nth ऑर्बिट में रेडियस। तो अगर मुझे कई बार ये कंपैरिजन करने के लिए भी दे दिया जाता है बिटवीन 2 एटम्स, तो कंपैरिजन करने के लिए हमको आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा। तो वेलोसिटी का अगर आप देखो तो z/n आता है वेलोसिटी में, और अगर रेडियस में आप देखो तो n² आता है। तो वेलोसिटी में z/n और यहाँ पर ये n²z, तो उससे आप देख सकते हो कि ये z² हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में ये रिलेशन रहता है, तो फ्रीक्वेंसी का ही वही आ जाएगा। टाइम पीरियड का इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, n3/z² हो जाएगा। करंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, हमने मैग्नेटिज्म में बहुत ऐसे देखे हुए हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पर 1 इस तरीके से आ गया, तो टाइम पीरियड का उल्टा हो जाएगा, z² यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो μ0I/2r होता है, तो I और R, तो I और R का यहाँ पर हम देख सकते हैं। I का हमें यहाँ पर पता है, यहाँ तो पता है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज हमें पता करना पड़ेगा। तो I का यहाँ पर ये हो गया और R का यहाँ पर n²/z। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है, और एरिया को आप πr² लिख के भी कर सकते हो यहाँ पर इसमें, या फिर हमें डायरेक्टली ये रिलेशन पता होता है कि m/l = E/2m। तो इसमें यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, m जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। E और m तो हमेशा वही रहने यहाँ पर, और L जो है उसका डायरेक्टली आपको पता है कि L = NH/2π होता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से आ जाएगा कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पर z नहीं आ रहा है, इसका आप ध्यान रखें, z यहाँ से गायब हो गया इसमें, तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई नई क्वांटिटी भी हमें दी जाती है तो हम बता सकते हैं कि उसका वेरिएशन किस तरीके से होना चाहिए n और z के साथ।